एक बहुत ही लंबे समय से पब्लिक आई में रहने वाले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत लोगों के लिए एक बंद किताब ही है। एक तरफ जहां फॉरेन पॉलिसीज और अफेयर्स पर उनकी थिंकिंग एक पहेली की तरह है, किसी की भी समझ से बाहर है, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। कॉन्ट्रडिक्शन से भरे पुतिन जो एक और ऐसे जूडो मास्टर्स है जो रूथलेस प्रैग्मेटिज्म के लिए जाने जाते हैं और दूसरी ओर एक चेस प्लेयर की तरह रशिया की रीसर्जेंस की प्लानिंग करते हुए दिखते हैं। रशिया के अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बस सब 1 महीना ही बाकी है। ऐसे में पुतिन के ओपोनेंट अलेक्सी नावाल्नी की सडन डेथ की खबर ने पुतिन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी कर दी है। Outrage after one of Vladimir Putin's sharpest critics, Russian opposition leader Alexei Navalny, was reported dead in a Russian prison. लव हिम और लोथ हिम, पुतिन की लेगेसी सिर्फ क्रेमलिन की पत्थर की दीवारों में अटैच्ड होने के साथ साथ 21st सेंचुरी के फैब्रिक में भी बुन चुकी है। हालांकि उनको समझना लिटरली नामुमकिन है, बट हाउ आज बहुत ही सरल और सीधे तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। पुतिन की पर्सनल लाइफ से जुड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुई है, बट जितनी भी रिवील हुई है मैं आपके सामने बताता हूँ। इनका जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड में, जिस जगह को आजकल सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। ऐसा सुना है कि पुतिन के पैदा होने से पहले उनके पेरेंट्स ने अपने 2 बच्चे खो दिए हैं। ऐसा भी सुनने को आया है कि एक की मौत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी। ये भी सुनने को आया है कि पुतिन को मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत बार फिस्ट फाइट्स में भी इन्वॉल्व हुए हैं। 1983 में ही मैरिड लुडमिला शक्रेबनेवा, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। इनकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन 2013-14 में दिस कपल गॉट डिवोर्स्ड। उनके 2 ग्रैंडसन्स भी हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में उनके और बच्चे होने की खबरें आती रही हैं, बट ऐसा कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं आ पाया है। शुरू की स्कूलिंग इनके घर के पास के स्कूल में ही हुई है। देयर ही ऑल्सो स्टडीड जर्मन एंड इंग्लिश। फिर 1970 में ही स्टडीड लॉ। वहीं पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया और जब तक वो पार्टी रही 1991 में, तब तक वो उसके मेंबर थे। उसके बाद 1997 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। पुतिन को हमेशा से ही स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसा सुनने को आया है कि उनको फुटबॉल और आइस हॉकी पसंद है। जब वो करीब 11 साल के थे तब उन्होंने जूडो सीखना शुरू कर लिया। उन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स भी जीते। 2012 में ही वॉज अवॉर्डेड 8th डैन ब्लैक बेल्ट, जिसको पाने वाले वो पहले रशियन थे। 2014 में उन्हें कराटे में भी 8 डिग्री ब्लैक बेल्ट मिली। वैसे कुछ एक लोगों ने उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स पे सवाल भी उठाए हैं। रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो उसके बाद मार्च 2022 में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने उन्हें सभी पोजीशन से हटा दिया। जब वो 15 साल के थे, he walked into KGB डायरेक्टरेट एंड asked for a job। वहाँ जाकर उन्हें 2 चीज़ें रियलाइज हुई। पहला कि ना ही वहाँ पे वॉक-इन्स एक्सेप्टेड है और ना ही एप्लीकेशंस। अगर उन्हें किसी भी स्पाई एजेंसी में काम करना है या वो चाहते हैं कि कोई स्पाई एजेंसी उनको इवन कंसिडर भी करे, तो या तो उन्हें हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग। और बस तभी से ही उन्होंने लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी की तैयारी शुरू कर दी। जब वो यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में थे तब उन्हें एक स्ट्रेंजर ने अप्रोच किया और पूछा कि अगर वो एक करियर असाइनमेंट के लिए रेडी हैं और उसके रिलेटेड बात कर सकते हैं। और ये था उनके बचपन का सपना पूरे होने का टाइम और KGB में उनकी शुरुआत। पुतिन करीब 16 साल तक KGB से जुड़े रहे। कहते हैं कि उन्होंने 1975 में KGB ज्वाइन की और 401st KGB स्कूल में उनकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद पहले उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस सेकंड चीफ डायरेक्टरेट में काम किया, जिसके बाद उनकी फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में ट्रांसफर हो गई। यहाँ वो लेनिनग्राड में फॉरेनर्स और कॉन्सुलर ऑफिशियल्स को मॉनिटर करते थे। सितंबर 1984 में उन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए उन्हें यूरी आंद्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट मॉस्को में भेज दिया गया। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि KGB ने उन्हें न्यूजीलैंड भेज दिया था, लेकिन रशियन सिक्योरिटी सर्विस फोर्सेस ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट को कंफर्म नहीं किया है। सुनने में तो ये भी आया है कि शायद ही सर्व्ड इन वेलिंगटन एंड ऑकलैंड। वेलिंगटन में उन्होंने एज एन अंडरकवर एजेंट बाटा शू में एज अ सेल्समैन काम किया। 1985 से 1990 तक एक ट्रांसलेटर के कवर में ही सर्व्ड इन ड्रेसडेन में उन्होंने KGB के लिएजन ऑफिसर की तरह भी काम किया और कहते हैं कि इसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का रोल दे दिया गया। येवगेनिया एल्बैटिस एक
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने केजीबी पे एक बुक लिखी थी, केजीबी स्टेट विद इन अ स्टेट। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पुतिन के बारे में काफी बात की। कहा उनके प्रमोशन के 2 कारण थे। पहला तो ये कि वो अपने सुपीरियर्स के लॉयल थे, और दूसरा कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करने में काफी माहिर थे। और उन दिनों सोवियत यूनियन में रूल ऑफ द गेम था कि अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो उसे सिर्फ एक ही बात फॉलो करना होता है कि नेवर स्टिक योर हेड आउट ऑफ द ट्राम विंडो। येवगेनिया ने यह भी कहा कि ड्रेसडेन के बाद पुतिन को और रैंक्स के लिए इनवाइट नहीं किया गया। ही गॉट अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट टू द डीन ऑफ लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी, जो कि रिटायर्ड केजीबी कर्नल्स के लिए रिजर्व थी। तो इसका मतलब तो ये था कि केजीबी में उनका सफर एंडेड। येवगेनिया का ये भी कहना है कि सेंट पीटर्सबर्ग में उनके साथ काम करने वाले का ये भी कहना था कि ही वॉज केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। वो एक काफी अच्छे मैनेजर्स थे। उनकी रेपुटेशन एक ऑनेस्ट पर्सन की थी, जो कि रशियन ब्यूरोक्रेसी में अपना करियर बनाने वालों के लिए बहुत ही रेयर था। मैं इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो जरूर देखिए। पुतिन की ऑफिशियल बायोग्राफी में ये लिखा है कि 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के दौरान ऑफिशियल अथॉरिटीज के लिए ही सेव फाइल्स ऑफ सोवियत कल्चरल सेंटर और केजीबी विला इन ड्रेसडेन, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेटर्स जिसमें केजीबी और स्टासी एजेंट्स भी थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही बर्न केजीबी फाइल्स पर सोवियत कल्चरल सेंटर्स के फाइल्स जर्मन अथॉरिटीज के लिए बचा लिए। अर्ली 1990s में पुतिन वापस लेनिनग्राड आ गए, जहां उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में काम किया। यहाँ वो न्यू केजीबी रिक्रूट्स के साथ साथ स्टूडेंट बॉडी को भी संभालते थे। इसी टाइम उन्होंने अपने पुराने प्रोफेसर एनाटोली शुबाक से दोस्ती बढ़ाई। शुबाक उस समय लेनिनग्राड के मेयर बनने वाले थे। जून 1991 में वो मेयर के ऑफिस के हेड ऑफ कमिटी फॉर एक्सटर्नल रिलेशंस बने। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना। एक ही साल के अंदर सिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उनके खिलाफ अंडरस्टेटिंग प्राइसेस और ह्यूज अमाउंट ऑफ मेटल एक्सपोर्ट्स के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हालांकि उनको अपने काम से हटाने की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन वो अपनी पोस्ट पे बने रहे। 1994 में वो उस सिटी के डिप्यूटी मेयर बन गए। 1996 में शुबाक री इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो पाए और कहा जाता है कि करप्शन एलिगेशंस के कारण ही फ्लेड अब्रॉड। लेकिन पुतिन अब रुके नहीं। ही कंटिन्यूड हिज मीटियोरिक राइज। वो रशिया की कैपिटल मॉस्को चले गए और वहां एक के बाद एक पोस्ट हासिल करने लग गए। 1996 में पुतिन ने प्रेसिडेंशियल स्टाफ ज्वाइन कर लिया। वो क्रेमलिन के एडमिनिस्ट्रेटर पावेल ब्रोडन के डिप्यूटी बने। उनके जिम्मे थी स्टेट की फॉरेन प्रॉपर्टीज और इसके साथ सोवियत यूनियन के एसेट्स को रशियन फेडरेशन में ट्रांसफर करना। मार्च 1997 में तब के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को डेप्यूटी चीफ ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाफ बना दिया गया और ये पोजीशन उन्होंने रिटेन की मई 1998 तक, जब पुतिन बने फर्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाफ फॉर द रीजन्स। इसके बाद 15 जुलाई को उन्हें हेड ऑफ द कमीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अग्रीमेंट्स ऑन द डिलिमिनेशन ऑफ द पावर ऑफ द रीजन्स और हेड ऑफ द फेडरल सेंटर बना दिया। वैसे पुतिन की अपॉइंटमेंट के बाद इस कमीशन ने कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं किया। पुतिन से पहले जो हेड थे सर्गेई शाकारे, उन्होंने करीब 46 अग्रीमेंट साइन किए थे। ये बात अलग है कि पुतिन जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वो 46 के 46 अग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए। जुलाई 1998 में ही येल्त्सिन ने पुतिन को रशिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का डायरेक्टर बना दिया। 1999 में पुतिन रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के भी सेक्रेटरी बने रहे। येल्त्सिन, जो उस समय अपना सक्सेसर ढूंढ रहे थे, उन्होंने 9 अगस्त 1999 को पुतिन को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सेम ही डे उन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। 16 मई को उनकी इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल आ गया। अब तक येल्त्सिन के ओपोनेंट्स और वुड बी सक्सेसर्स बीमार प्रेसिडेंट को रिप्लेस करने के लिए अपने कैंपेन्स चलाने लग गए थे। फिर अचानक से ही 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने रिजाइन कर दिया और पुतिन बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। अच्छा, अब पहली प्रेसिडेंशियल डिक्री जो 31 दिसंबर 1999 को साइन की, वो ये थी कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट और उनके कोई भी रिलेटिव के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस परस्यू नहीं किए जाएंगे। इसके बाद एक एक करके सारे करप्शन चार्जेस ड्रॉप होने लग गए। हाँ, तो अब पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट तो बन चुके, लेकिन अभी फॉर्मल अपॉइंटमेंट बाकी थी और उसके लिए इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो मार्च 2020 में इलेक्शंस हुए, जिसमें पुतिन ने अब वीक हो चुके रशिया को रीबिल्ड करने का वादा किया। पुतिन ये इलेक्शन बहुत आसानी से जीत गए
with 53% ऑफ वोट्स। एज प्रेसिडेंट उन्होंने देश में करप्शन को खत्म करने का और एक स्ट्रांगली रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बनाने का वादा किया। अब पुतिन ने क्विकली रशिया के 89 रीजन्स और रिपब्लिक्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इन सबको उन्होंने 7 नए फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया और हर किसी को हेड कर रहा था प्रेसिडेंट का अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव। पुतिन ने रीजनल गवर्नर्स का अपर हाउस में बैठने का यानी फेडरेशन काउंसिल में बैठने का हक छीन लिया। इसके बाद पुतिन ने अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए मीडिया टाइकून्स को अपना निशाना बनाया। बहुत से मीडिया आउटलेट्स बंद कर दिए और कई नामी गिरामी लोगों पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू कर दी। चेचनिया में उन्हें काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ी बिकॉज रेबल्स के मॉस्को टेरर अटैक्स और माउंटेनियस रीजन्स पे रशियन ट्रूप्स पर गुरिल्ला अटैक्स हो रहे थे। 2001 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जब 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को अबैंडन करने का फैसला लिया तो पुतिन ने इसको काफी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। लेकिन 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 वाले अटैक्स के समय पुतिन ने टेररिस्ट और उनके अलाइज को खत्म करने के अमेरिकन कैंपेन को पूरा सहयोग देने का वादा किया। यहाँ तक कि रशिया की एयर स्पेस भी ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरीज और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी ऑफर की। लेकिन जब 2002-03 में अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर इराक से सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाने की प्लानिंग की तो जर्मन चांसलर जेरहार्ड श्रोडर और फ्रेंच प्रेसिडेंट जाक शिराक के साथ देते हुए पुतिन ने इसका विरोध किया। मई 2002 में जॉर्ज बुश और पुतिन ने मॉस्को ट्रीटी साइन की जिसमें अगले 10 सालों तक दोनों कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को धीरे धीरे कम करेगी। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते और इस बार 53 की जगह 71% से। 2004 में ही सितंबर में बेस्लान स्कूल हॉस्टेजेस क्राइसिस हुआ जिसमें करीब 330 लोग मारे गए और जिनमें से 186 बच्चे थे। इसी समय रशिया के सबसे अमीर आदमी मिखाइल खोदोर्स्की के अगेंस्ट चल रहे फ्रॉड और टैक्स इवेजन के क्रिमिनल केसेस को इंटरनेशनल प्रेस ने रिटेलिएशन कहा। कहते हैं कि उन्हें इसलिए टारगेट बनाया गया क्योंकि खोदोर्स्की दोनों लिबरल और कम्युनिस्ट ओपोनेंट्स को डोनेशन दे रहे थे। अल्टीमेटली उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसकी कंपनी यूकोस ऑयल बैंकरप्ट हो गई। कंपनी का एसेट बिलो मार्केट प्राइस पे बेच दिया गया और इसका बड़ा हिस्सा सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट ने एक्वायर कर लिया। पर खैर खोदोर्स्की को 10 साल जेल में रखने के बाद दिसंबर 2013 में उसको आज़ाद कर दिया गया। ये एक डेमो था पुतिन का, पावर डेमोन्स्ट्रेशन का, ताकि सारा पैसा बस उन्हीं की पार्टी को मिले और कोई ऑपोजिशन पार्टी खड़ी ही ना हो पाए। अक्टूबर 2006 में एना पोलितकोवस्किया एक ऐसी जर्नलिस्ट जिसने रशियन आर्मी के करप्शन और चेचनिया के साथ किए गए पुतिन के कंडक्ट को एक्सपोज किया। उसे पुतिन के बर्थडे के दिन गोली मार दी गई। इस मौत ने इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ट्रिगर किया और पुतिन पर प्रेस को प्रोटेक्ट करने में फेल होने का इल्जाम भी लगाया। पर फिर कुछ दिनों बाद ये मामला फिर से ठंडा पड़ गया। क्रिटिसाइज तो पुतिन तब भी हुए जब 2007 में वो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से मिलने गए। ऐसा इसलिए बिकॉज वो अपना ब्लैक लैब्राडोर साथ लेके गए। मार्केल हैज अ नोटेड फोबिया ऑफ डॉग्स एंड शी लुक्ड अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द मीटिंग। खैर बाद में तो यही कहा पुतिन ने कि उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। बट क्या कोई उनकी बात पे विश्वास करेगा? ये तो वही बात हो गई कि कहने को ओशो तो एक फ्रॉड थे बट फिर भी लोग उन्हें भगवान मानते थे। जब तक पूरे फैक्ट्स ना पता हो तो किसी पे भी भरोसा ना करो। पुतिन पर तो नहीं बट ओशो पे बहुत सारे फैक्ट्स पता चल गए थे जिसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 1990 से ही रिसेशन से जूझती इकोनॉमी में अब ग्रोथ दिखने लग गई और इसी ने हेल्प की पुतिन की पार्टी को दिसंबर 2007 में दोबारा इलेक्शन जीतने में। हालांकि कई लोगों ने और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठाए बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर कई बार समझदार बंदा भी मुंह की खा जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से पुतिन को 2008 में स्टेप डाउन करना पड़ा एंड ही चोज दिमित्री मेदवेदेव एज हिज सक्सेसर। मार्च 2008 में दिमित्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीता और पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो बेसिकली कंट्रोल इनडायरेक्टली अभी भी पुतिन के ही हाथों में था। 2011 में दिमित्री ने 2012 में आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पुतिन का नाम प्रपोज किया और वो तीसरी बार फिर से बन गए प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और इस बार पुतिन ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी दिमित्री के हाथ पकड़ा दी। दिसंबर 2012 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक न्यू लॉ पास किया जिसके अंडर रशियंस जिन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का शक था उन पर ट्रैवल और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक्ट का नाम था मैग्निट्स्की एक्ट जो कि सर्गे मैग्निट्स्की के नाम पर रखा गया था। सर्गे एक वकील थे
और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसा एविडेंस ढूंढ लिया जिससे ये पता चल जाएगा कि रशियन ऑफिशियल्स ने टैक्स फ्रॉड किया है। लेकिन 2009 में ही डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। इसके रिटेलिएशन में पुतिन ने एक ऐसा बिल साइन किया जिसके अकॉर्डिंग अमेरिकन सिटीजन्स रशियन चिल्ड्रंस को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। इस लॉ में अमेरिका फंडेड सिविल ग्रुप्स को भी रशिया में ऑपरेट करने से भी बैन कर दिया गया। 2018 में चौथी बार पुतिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीते और अभी तक वो उस गद्दी पर जमे बैठे हैं। मार्च 2024 में अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ऐसे में उनके मोस्ट फेरोशियस क्रिटिक अलेक्सी नवाल्नी की अचानक से जेल में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंडर डेथ होने से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। नवाल्नी पिछले कई सालों से जेल में बंद थे। नवाल्नी को पिछले साल रशिया टफेस्ट पीनल कॉलोनीज में मूव कर दिया था। बहुत से लोगों को ये कहना है कि ये मर्डर है। जेल में कई बार उन्हें जहर देने की भी खबरें आती रही हैं। नवाल्नी की मौत को दुनिया भर के लीडर्स के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी क्रिटिसाइज किया है। बाइडेन ने कहा है कि ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बट आउटरीच्ड बाय द ऑपोजिशंस लीडर्स पासिंग। We don't know exactly what happened, but there is no doubt that the death of Navalny was a consequence of something that Putin and his thugs did. अपने करीब 2 डेकेड के प्रेसिडेंशियल पीरियड में पुतिन ने मिलिट्री का काफी अग्रेसिवली यूज किया है। अपने शुरू के दिनों में चेचनिया के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को वायलेंटली सप्रेस किया। 2008 में कुछ टाइम के लिए पर एक बड़े स्केल पर जॉर्जिया का इन्वेजन किया। 2015 में सीरिया के सिविल वॉर में इंटरवीन किया और बाकी कई एक्शंस के साथ साथ एल्पेपो में भी काफ़ी लंबे समय तक बम्बार्डमेंट की थी। सबसे लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट जो पुतिन का रहा है वो है यूक्रेन से। 2014 में जब यूक्रेनियन प्रोटेस्टर्स ने पुतिन की बैक वाले प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को हटा दिया तो रशिया एनेक्स क्रीमिया पेनिनसुला फ्रॉम यूक्रेन। इस एक्शन को दुनिया भर के बहुत से देशों ने कंडेम किया। इसके चलते प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने ईस्ट यूक्रेन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है। 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर ऑल आउट इन्वेजन लॉन्च किया, लेकिन हालांकि वो कीव को कैप्चर करने में अभी भी अनसक्सेसफुल रहे। इस हेवी फाइट में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। रशियन आर्म फोर्सेस को पर्पसली सिविलियन एरियाज को टारगेट करने, टॉर्चर करने और ऐसी ही कई एट्रोसिटीज के लिए एक्यूज किया गया है। वैसे इन सब के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ एक वारंट भी इशू किया है। पुतिन को इलीगल डिपोर्टेशन एंड ट्रांसफर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना है। क्या लगता है आपको, क्या पुतिन को कोई अरेस्ट कर पाएगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।